नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज। बीजेपी अध्यक्ष से बात कर वसुंधरा राजे ने दी सफाई। कांग्रेस ने बढ़ाया इस्तीफे का दबाव। सूखा पीड़ित इलाकों में बढ़ेंगे मनरेगा कार्य दिवस। 100 दिन से बढ़कर 150 दिन करने का फैसला। केंद्र सरकार उठाएगी खर्च। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भेदभाव की शर्मनाक घटना। छाया पड़ने पर दलित बच्ची के साथ की गई मारपीट। आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज। म्यांमार के राष्ट्रपति समेत कई दूसरे नेताओं से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सुरक्षा समेत द्विपक्षीय मसलों पर सहयोग पर जोर। उग्रवाद के खिलाफ सख्त दोनों देश। भारत बांग्लादेश के बीच सीरीज का पहला वनडे आज। मीरपुर में मुकाबला। दोनों टीमों पर जीत का दबाव। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में जांच तेज कर दी है। इसमें मॉरिशस की एक कंपनी से 21 करोड़ रुपए का कोष कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से हासिल करना शामिल है। वहीं इस मामले में विपक्ष ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार को इस मामले से जुड़े हर पहलू पर घेरने की कोशिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय पूर्व आईपीएल चीफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकता है। ईडी के पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के एक मामले में ललित मोदी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, जिसके सहारे ब्रिटिश अदालत में भी ललित मोदी को घेरा जा सकता है। वहीं टीवी चैनल इंडिया टुडे से बातचीत में ललित मोदी ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर राजनीतिक बदले के तहत निशाना बनाने का आरोप लगाया। चिदंबरम ने भी चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों का जवाब दिया। If, the External Affairs Minister wanted to help him on humanitarian grounds, she should have told him, apply to the Indian High Commission. You are an Indian citizen. We will give you a travel document for 1 week or 2 weeks. Go to Portugal and come back. Why did the Indian minister feel that an Indian citizen should get a UK travel document rather than an Indian travel document? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर ललित मोदी को ट्रैवल वीजा मुहैया कराने में मदद के आरोप लगे हैं, लेकिन ललित मोदी के मुताबिक राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, एनसीपी नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल समेत कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने भी उनकी मदद की थी। राजीव शुक्ला समेत सभी राजनेताओं ने इससे इनकार किया है। वहीं ललित मोदी विवाद में नाम सामने आने से घिरी वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को फोन कर अपना पक्ष रखा। मैंने उनसे ज़रूर बात की कि भाई आपको यहाँ आना है और आने की तैयारी हो तो कुछ बात हो सकती है गवर्नमेंट के साथ, उसको हम बोल सकते हैं कि जिससे आपको यहाँ कोई मदद हो जाएगी और आप यहाँ रहकर कितने दिन ऐसे रहेंगे यहाँ तो अपने मुल्क में वापस आइए। Of course I know the family. I've always known. I've never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. कांग्रेस ने अब सुषमा स्वराज के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया के भी इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर बयान की मांग की है। लेकिन बीजेपी ने दोहराया है कि ललित मोदी को कोई बेजा फायदा नहीं पहुंचाया गया। RSS and government is backing Lalit Modi. Purely in the case of humanitarian cause, when the gentleman's wife was suffering from cancer, if a very limited intervention was made, if the government of India has no objection, in the event government of UK elects to give him that relief as per its own rules and regulations. दरअसल ये पूरा मामला ललित मोदी को ट्रैवल वीजा मुहैया कराने से जुड़ा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक ललित मोदी की पत्नी के इलाज के लिए ही उन्होंने मानवीय आधार पर वीजा दिलाने में मदद की थी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री और गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर मुंबई में राष्ट्रीय कपड़ा निगम यानी
एनटीसी की जमीन औने पौने दामों में बेचने का आरोप है। कांग्रेस ने इसे ललित मोदी कांड से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। एनटीसी जमीन सौदे को लेकर कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने इस मामले में वाघेला समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई का आरोप है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहते वाघेला ने मुंबई के वर्ली इलाके में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की जमीन करीब 29 करोड़ रुपए में कोलकाता की एक कंपनी को बेच दी। इससे सरकार को 709 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने वाघेला के गांधीनगर स्थित घर छापेमारी भी की। इसके साथ ही दूसरे आरोपियों के घरों की भी तलाशी ली गई। वाघेला ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी वाघेला के बचाव में खड़े नजर आए। जब सुषमा स्वराज के घोटाले, वसुंधरा राजे के घोटाले जब सामने आए हैं और जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो कांग्रेस के नेता को टारगेट करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। गुजरात बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे अरसे तक सीबीआई का दुरुपयोग करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग निरोधी कानून के आरोप हैं, कानून के उल्लंघन के आरोप हैं, माफ कीजिएगा। भुजबल पर महाराष्ट्र सदन और एक भवन निर्माता को भूमि आवंटित करने के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर भुजबल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। मंगलवार को महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ठाणे, पुणे और नासिक में भुजबल के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे थे। भुजबल ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। भुजबल के अलावा 21 और लोगों के ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। चुनाव के पहले से ही कुछ लोग हमारे खिलाफ कीचड़ उछाल रहे थे और फिर वो मीडिया में उठा रहे थे। बाद में वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी केस चला। जब सरकार उनकी आई तो वो झूठे इल्ज़ाम सही है ये बताने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है। सरकार ने सूखा पीड़ित इलाकों में मनरेगा के तहत काम के दिन 100 से बढ़ाकर 150 करने का फैसला किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन सिंह ने बताया कि इसका खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी। अतिरिक्त काम उन परिवारों को मिलेगा जो 100 दिन का काम कर चुके होंगे। मानसून के सामान्य से कम रहने के अनुमान के बाद यह फैसला लिया गया है। मनरेगा कानून 2009 में लागू हुआ था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। फिलहाल ये योजना देश के 632 जिलों में लागू है। इसके तहत लाभार्थियों में आधी महिलाएं शामिल हैं। कमजोर मानसून की आशंका के बीच केंद्र सरकार फसलों की बुआई कम नहीं होना देना चाहती। इस मकसद से सरकार ने धान समेत कुछ दूसरे कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। इससे किसानों को ज्यादा बुआई के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दाल की कीमतों पर अंकुश के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दाल के एमएसपी में 275 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बुधवार को बैठक में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार ने सभी तरह के धान के एमएसपी में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे ग्रेड ए के धान का एमएसपी 1360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 1410 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। ज्वार के एमएसपी में 40 रुपए और अरहर दाल के एमएसपी में 275 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कई दूसरी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप ऑफ 15-16 को तय किया है, जिसमें जिस तरह से रिकमेंडेशंस था पैडी पर ₹15 कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, देन जौर पर 40, बाकी रागी पर 100, मूंग पर उड़द पर किया है। लेकिन एक कैबिनेट ने आज एक्सेप्शन किया है कि बोनस ऑफ ₹200 पर क्विंटल फॉर पल्सेस ओवर एंड अबव द रिकमेंडेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इससे पहले कृषि मंत्रालय के कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी ने 2015-16 की खरीफ फसलों के लिए एमएसपी नोट जारी किया था। सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सिफारिश करता है। नया एमएसपी 1 अगस्त से लागू होगा। एमएसपी हम डिक्लेयर करते हैं कि किसान आगे जो खेती करता है इसको ध्यान में रख के करें कि ये एमएसपी हम आगे के लिए तय कर रहे हैं।
आगे के लिए किसान इससे उसको बल मिलेगा और आगे इसकी खेती ज्यादा करेगा। इस साल खरीफ की फसलों की बुआई कमजोर मानसून की आशंका के बीच हो रही है। बुआई आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले हफ्ते तक 4,71,000 हेक्टेयर धान की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय 4.52 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया था। पिछले साल धान का कुल उत्पादन 10 करोड़ 25 लाख टन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गरीबों को घर दिलाने के लिए केंद्र सरकार सस्ता कर्ज मुहैया कराएगी। कैबिनेट की बैठक में 2022 तक सबके लिए घर योजना को अमली जामा पहनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत गरीबों के लिए होम लोन की प्रभावी ब्याज दर घटाकर 4% करने का फैसला किया है। सरकार ने शहरी गरीबों के लिए सस्ते घर की इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इंटरेस्ट रेट के सबवेंशन को 6.5% रिवाइज किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप, उससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम होगा कि इंटरेस्ट पेबल 4% पे होगा। कैबिनेट की बैठक में 6,750 करोड़ रुपए विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े कुल 21 प्रस्ताव लंबित थे, जिनमें से 16 को मंजूरी मिली, जबकि 6 रद्द कर दिए गए। कैबिनेट ने देश में सौर ऊर्जा क्षमता 5 गुना बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार 2020 तक सोलर पावर सेक्टर में 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हमने सोलर पावर कैपेसिटी को 5 टाइम्स बढ़ाने का फैसला किया, रीचिंग 1 लाख मेगावाट्स बाय 2022। सरकार ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को नेशनल डेयरी प्लान में शामिल करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा देश के हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाने का भी फैसला किया गया है। इन केंद्रों पर किसानों को मिट्टी परीक्षण से लेकर फसलों की बुआई से जुड़ी तमाम तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2016 से देश में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी व्यवस्था लागू करने के लिए 2 समितियां गठित की हैं। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि एक समिति कर की दरों पर सिफारिश देगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में गठित ये समिति जीएसटी के तहत संभावित कर दरों की सिफारिश करेगी, जो कि केंद्र और राज्यों की मौजूदा राजस्व वसूली को ध्यान में रखते हुए होगी, जबकि दूसरी समिति अप्रत्यक्ष करों की इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी तैयारियों को देखेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सफाई कर्मियों के हितों की बात करते हुए केंद्र और राज्य सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें सिर्फ खोखले वादे करके लोगों की उम्मीदें बढ़ाने का काम कर रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन में कांग्रेस उपाध्यक्ष शामिल हुए। बकाया वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बुधवार को 3 निगमों के सफाई कर्मचारी एकजुट हुए। उनकी मांगों के समर्थन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ सफाई का मसला नहीं बल्कि उनके सम्मान का मसला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। मोदी जी सोचते हैं, केजरीवाल सोचते हैं कि वायदे करके यहाँ पे बदलाव आ सकता है। यहाँ पे वायदों से बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे खड़े होने के बाद, एक साथ खड़े होने के बाद, दबाव डालने के बाद फर्क पड़ेगा। तो आप समझ लो बात, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जहां भी आप चाहते हो, 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, मुझे बुलाओ। कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने कुछ इस तरह से पलटवार किया। राहुल गांधी जी को मैं चाहूंगा वो लगातार आते रहे ना यहाँ पर जी। वो कभी कभी बीच बीच में उठकर कभी कभी आ जाते हैं। अभी हाल में उनका दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के प्रति प्रेम उठा है। ये प्रेम थोड़ा दिन पहले उठता तो दिल्ली की जनता इतनी दुख में न रहती। ये बार बार सिर्फ तमाशा करने के लिए, सिर्फ एक इसलिए कि मैं हूँ ना। अब उनको एक नया सिस्टम, नया जुमला छेड़ दिया अपने, मैं हूँ ना। ये चलने वाला नहीं है। ये राजनीति सीरियस बिजनेस है। वेतन न मिलने के कारण दिल्ली के नगर निगमों के सफाई कर्मचारी पिछले हफ्ते हड़ताल पर थे। दिल्ली सरकार ने उनके वेतन भुगतान के लिए 513 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे, लेकिन बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, नगर निगम को लेकर तीनों की सियासत चरम पर है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ बीते करीब 2 सालों में 24 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली पुलिस अब इन मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों में चार्जशीट दायर करने जा रही है। इनमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा रामनिवास गोयल, सोमनाथ भारती, राखी बिड़लान और जरनैल सिंह जैसे विधायकों के नाम शामिल हैं। कुंडली से विधायक मनोज कुमार पर धोखाधड़ी के सबसे संगीन आरोप हैं, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर महिला से दुर्व्यवहार के आरोप हैं, तो पुलिस रिमांड पर चल रहे कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का मामला सबके सामने है। उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स सामने आते हैं, उन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमें कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करनी है, वो हम रिपोर्ट पेश करें। आम आदमी पार्टी ने इसको बदले की राजनीति बताते हुए जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश मोदी जी की पुलिस और मोदी जी ये कर रहे हैं कि सारे अपराधी हिंदुस्तान के आम आदमी पार्टी में आ गए। हमारे 21 विधायक ऐसे हो गए जिनके कारण पूरे देश में आतंक की स्थिति पैदा हो गई। ऐसा न करें। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, कानून के मुताबिक काम करें। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 6 मामलों में आरोप पत्र पहले ही दायर हो चुके हैं और इनमें से एक में 4 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। उधर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों की आलोचना की है। पब्लिक लाइफ में आकर अगर आप मुकदमों से डरो, फिर आप पब्लिक लाइफ में आओ मत। और वो इस बात को, अगर उनका कोई शेड्यूल होगा, कोई टाइम फ्रेम ऐसा होगा जिसमें उसमें उनके खिलाफ मुकदमे बनने तो बनेंगे। उसमें किसी से खबर भटकाने के लिए नहीं है। कभी भी कोई केस हुआ है, आम आदमी पार्टी ने किसी न किसी के ऊपर तोहमत बन दी है, कांग्रेस के ऊपर या बीजेपी पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, और ये तोहमतें लगाने का एक कारोबार शुरू कर रखा। हालांकि आरोप पत्र दायर करना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जिसके बाद कोर्ट आरोप पत्र का संज्ञान लेकर मुकदमे की सुनवाई करती है। पुलिस के इस कदम से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, लेकिन ये पूरा मामला कानूनी फाइलों से आगे बढ़कर सियासी रंग भी लेता दिख रहा है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का माइग्रेशन सर्टिफिकेट फर्जी है। पुलिस कल तोमर को लेकर झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय गई थी। यहां तोमर को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सामने बैठाकर माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जांच की गई। इसी प्रमाण पत्र के जरिए पूर्व कानून मंत्री ने भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की थी। दिल्ली पुलिस अब तोमर को उनके भाई के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। पुलिस का दावा है कि भाई ने तोमर को फर्जी डिग्री दिलाने में मदद की। दिल्ली में बिना बताए बिजली काटने पर विद्युत कंपनियों को ग्राहकों को जुर्माना देना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि बिना बताए बिजली काटने पर कंपनियों को 1 घंटे में इसे वापस जोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले 2 घंटे के लिए 50 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके बाद हर घंटे जुर्माना बढ़कर 100 रुपए हो जाएगा। ये जुर्माना कंपनियों को बिल से घटाना होगा। ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस बारे में विद्युत विनियामक आयोग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसकी जिम्मेदारी डीआरसी को कहा गया कि वो अपने यहाँ पर डाटा बनाए। इसका जो लोग कंप्लेंट करेंगे उसका डाटा रखा जाएगा और उनको पेनल्टी उनके बिल में एडजस्ट की जाए। जो बिल नेक्स्ट बिल आएगा उस बिल के अंदर एडजस्ट की जाए और विद इन 3 मंथ्स, मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स उस पेनल्टी को उनको एडजस्ट करना होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक गांव में हुई एक घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यहां पानी भरने गई एक दलित लड़की को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसकी परछाई दबंगों के ऊपर पड़ गई। लड़की के परिवारजनों को हैंडपंप से पानी भरने से भी मना कर दिया गया। पुलिस ने 13 जून को हुई इस घटना में मामला दर्ज कर लिया है। मैं पानी भरने गई थी तो 2 औरतें नहा रही थी यादों की, तो मैं उस पर चढ़ गई थी। तो उन लोगों ने मेरे बर्तन फेंक दिए थे, उनको 2 तमाचा मारते थे। वो लोग बोल क्या जात की तो बसुरिया हमारे साथ पानी भरती है। तो उन लोगों ने फिर मेरे को बाल पकड़ के मेरे को घसीट के मार दिया था। लक्ष्मी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दबंगों के सामने इस हैंडपंप से पीने के पानी भरने की कोशिश की।
इसके बाद गणेशपुरा के इस गांव के दबंगों ने दलित लड़की की परछाई पड़ने से नाराज होकर न सिर्फ उसकी बुरी तरह पिटाई की, बल्कि परिवार वालों ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो उन्हें धमकियां दी गई। 2-3 यादव की औरतें थीं, 2 लोग, तो इस बहने लगी पानी तो उन्होंने इसका कलसा फेंक दिया और 2 तमाचे मार दिए और बोले कि जात की बसुरिया साथ में पानी भरती है। बुंदेलखंड में तो लोगों के सामने जूते चप्पल पहन के नहीं निकल सकते हैं लोग। हाँ, कोई बैठा है, दाऊ साहब बैठे हैं या पंडित जी बैठे हैं, तो लोग हाथ में अपनी चप्पलें लेकर के और पीछे छिपा के निकलते हैं। पुलिस ने हालांकि आईपीसी की धारा 323, 241 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की बात कही है। पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम किया गया है। उस आवेदन पत्र में लड़की के पिता के द्वारा कोई ऐसा तथ्य नहीं लेख किया गया है जिसमें यह बात आए कि उसकी छाया पड़ने के कारण मारपीट की गई है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड का ये कोई पहला मामला नहीं है। 1 महीने पहले भी यहाँ के नौगांव थाना इलाके के एक गांव में ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें दलितों को पानी नहीं भरने दिया गया, जिसके चलते उन्हें चिलचिलाती गर्मी में 2 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। म्यांमार सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खिलाफ चलाए गए सफल अभियान के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को म्यांमार का दौरा किया। उन्होंने म्यांमार के राष्ट्रपति यू थिन सीन और शीर्ष रक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा सहयोग पर बातचीत की। मुलाकात का असल मकसद दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ विदेश सचिव एस जयशंकर ने भी बैठक में भाग लिया। बातचीत के दौरान सीमा पर सुरक्षा सहयोग समेत कई दूसरे द्विपक्षीय मुद्दे शामिल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीमा पर 9 जून को चलाए गए अभियान की योजना में अहम तौर पर शामिल थे। करीब 1 दशक बाद देश में कोई नया निजी बैंक शुरू होने जा रहा है। आरबीआई ने छोटे कर्ज देने वाली कोलकाता की बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज को बैंकिंग लाइसेंस दे दिया है। बंधन बैंक 23 अगस्त से काम शुरू कर देगा। शुरुआत में बैंक 600 शाखाओं से कारोबार करेगा और इनमें से 40% उन जगहों पर होंगे जहां अभी तक बैंक नहीं पहुंच पाए हैं। बंधन फिलहाल कंपनियों को कर्ज नहीं देगा, उसका जोर छोटे कर्ज लेने वालों के तबकों पर होगा। बंधन बैंक 3200 करोड़ रुपए पूंजी के साथ शुरुआत करेगा। पिछले साल आरबीआई ने बंधन को लाइसेंस देने की घोषणा की थी। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने फिलहाल ब्याज दरों पर कोई फैसला नहीं लिया है। बुधवार को खत्म हुई बैठक में ब्याज दरें 0.00% से 0.25% पर स्थिर रखी गई। फेडरल रिजर्व की चेयरमैन जेनेट येलेन ने कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। इस साल बेरोजगारी दर में कम गिरावट का अनुमान है। ब्याज दरें जल्द नहीं बढ़ने की उम्मीद से अमेरिकी और यूरोपीय शेयर बाजारों में तेजी रही। इस दौरान अमेरिका दौरे पर गए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में क्लोजिंग बेल बजाई। अमेरिकी शेयर बाजार में डाउ जोन्स 31 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 9 अंक की तेजी देखने को मिली। वहीं S&P 500 4 अंक उछलकर बंद हुआ। हांगकांग की विधान परिषद में चीन समर्थित चुनाव सुधार प्रस्ताव पर बुधवार को चर्चा शुरू हुई, जबकि सैकड़ों लोग सरकारी इमारतों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को ज्यादातर लोगों का समर्थन हासिल है, लेकिन विपक्ष 2017 में हांगकांग के अगले नेता के लिए होने वाले चुनाव में ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहा है। हांगकांग के लोकतांत्रिक भविष्य से जुड़े चीन समर्थित चुनाव सुधार प्रस्ताव पर वहां की विधान परिषद के भीतर चर्चा हो रही है, तो बाहर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और विरोधी गुटों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों गुटों के बीच छिटपुट झड़पें भी हुई हैं, लेकिन हिंसक झड़पों को रोकने के लिए परस्पर विरोधी प्रदर्शनकारी शिविरों के बीच बाड़ लगाई गई है। लोकतंत्र समर्थक विधान परिषद सदस्य प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन सरकार जनता के समर्थन का दावा कर रही है। 走入投票站投嘅一票，實際只係被利用嚟合理化一個篩選，俾一個假借普選之名，實為中央欽點之實嘅特首虛假認受性。但係民意係清晰嘅。 多數香港市民仍然希望喺2017年能夠行使佢哋渴望已久嘅投票權，希望睇見香港嘅政制可以繼續向前發展，唔好原地踏步。
इस बीच चीन ने आगाह किया है कि अगर हांगकांग में विपक्षी सदस्य आम चुनाव बिल को मंजूर नहीं करते तो हांगकांग के भविष्य पर संकट पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने कहा कि बिल पारित होने पर ही हांगकांग में लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास आगे बढ़ेगा। 中国中央政府是坚定不移地支持香港特别行政区依照基本法和全国人大常委会831的决定，实现行政长官的普选。那么，基本法和全国人大常委会831的决定呢，它确立的行政长官普选制度。 इस विवादित चुनाव सुधार प्रस्ताव के तहत तय होना है कि 2017 में हांगकांग का अगला नेता किस तरह से चुना जाना चाहिए। लोकतंत्र समर्थक हांगकांग में पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव चाहते हैं। वहीं चीन सरकार लोगों को मतदान का अधिकार तो दे रही है, लेकिन उम्मीदवार तय करने का अधिकार देने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमन की राजधानी सना में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 31 लोग मारे गए हैं। मस्जिदों के बाहर हुए इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। आतंकियों ने 4 मस्जिदों को निशाना बनाया। अधिकारियों के मुताबिक मस्जिदों के अलावा पोलित ब्यूरो नेता सलेह अल समद भी आतंकियों के निशाने पर थे। सना समेत यमन के कई बड़े शहरों पर हुती विद्रोहियों ने कब्जा किया हुआ है, जिन्हें पीछे हटाने के लिए सऊदी अरब हवाई हमले कर रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने राष्ट्रपति को दया याचिका दी है। अदालत ने नशीद को आतंकवाद निरोधक कानूनों के तहत 13 साल की सजा सुनाई है। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन के कार्यालय ने दया याचिका मिलने की पुष्टि की है। नशीद के वकील ने बताया कि सोमवार को याचिका भेजी गई थी। इसमें नशीद की उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए सजा माफी की अपील की गई है। नशीद पर 2012 में एक जज को हिरासत में लेने का आरोप है। उन्होंने नशीद को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार एक बार फिर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उन्होंने क्रिकेट फर्स्ट के विजय पाटिल को 34 वोटों से शिकस्त दी। एमसीए के हर 2 साल में होने वाले चुनाव में पवार को कुल 176 और पाटिल को 142 वोट मिले हैं। पवार और बाल महादालकर गुट ने 6 में से 5 पदों पर जीत दर्ज कर एमसीए में अपना दबदबा साबित कर दिया। उपाध्यक्ष पद पर पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर और बीजेपी विधायक आशीष शेलार चुने गए हैं। वहीं क्रिकेट फर्स्ट को सिर्फ संयुक्त सचिव का पद मिला, जहां उमेश खानविलकर ने जीत दर्ज की। दूसरा संयुक्त सचिव पद डॉक्टर पीवी शेट्टी को मिला है, जो पहले भी इस पद पर थे। वहीं पवार महादालकर गुट के नितिन दलाल ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। और भारत और बांग्लादेश के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज मीरपुर में खेला जाएगा। भारतीय दर्शकों को जहां महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम की धमाकेदार जीत की उम्मीद होगी, वहीं बांग्लादेश की टीम पर घरेलू मैदान पर जीत का दबाव होगा। करीब 15 साल से वनडे क्रिकेट खेल रही बांग्लादेश की टीम अब तक टीम इंडिया को कोई खास चुनौती नहीं दे पाई है। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक खेले गए 29 मुकाबलों में से 25 में भारत को जीत मिली और 3 मैच ही बांग्लादेश जीत पाया है, जबकि 1 बेनतीजा रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज। बीजेपी अध्यक्ष से बात कर वसुंधरा राजे ने दी सफाई। कांग्रेस ने बढ़ाया इस्तीफे का दबाव। सूखा पीड़ित इलाकों में बढ़ेंगे मनरेगा कार्य दिवस। 100 दिन से बढ़कर 150 दिन करने का फैसला। केंद्र सरकार उठाएगी खर्च। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भेदभाव की शर्मनाक घटना। छाया पड़ने पर दलित बच्ची के साथ की गई मारपीट। आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज। म्यांमार के राष्ट्रपति समेत कई दूसरे नेताओं से मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। सुरक्षा समेत द्विपक्षीय मसलों पर सहयोग का जोर। उग्रवाद के खिलाफ सख्त दोनों देश। भारत बांग्लादेश के बीच सीरीज का पहला वनडे आज। मीरपुर में मुकाबला। दोनों टीमों पर जीत का दबाव।